प्यारे साथियों, आप सभी को नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का कुमार एडुटेनमेंट और सरकारी नौकरी विद कुमार सर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जैसा कि आप मेरे पीछे थंबनेल में देख पा रहे हैं कि आज की वीडियो का विषय क्या होने वाला है। जो यूपीएससी में, आईएएस में जो वैकल्पिक विषय का चुनाव करते हैं आप लोग, बस आज की वीडियो में उसी पे चर्चा करने वाले हैं कि हिंदी साहित्य को जब आप वैकल्पिक विषय में चुनते हैं तो हिंदी साहित्य विषय का महत्व क्या है, हिंदी साहित्य विषय ही आपका सबसे बेस्ट क्यों है, कौन कौन इस विषय को ले सकता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जानते ही नहीं है कि भाई कौन कौन इस विषय को ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में इस पे भी चर्चा करेंगे। अगली बात है कि जितना भी हिंदी साहित्य का पाठ्यक्रम है, पूरे के पूरे पाठ्यक्रम पे चर्चा करेंगे। साथ में हम आप लोगों के लिए जब ये बैच लेकर के आए हैं तो हमारी रणनीति क्या है कि आप आसानी से उस लेवल पे पहुंच सके जो आपके मन में चल रहा है। तो आज की वीडियो में बस इसी बातों पर चर्चा करते हैं। तो चलिएगा आज की वीडियो को कर लेते हैं शुरू। अब आप समझिएगा, हम आप लोगों के सामने है कुमार एडुटेनमेंट, जो हमारी एप्लीकेशन, वहां पर ये बैच चलेगा। तो इस बैच को परचेज करने के स्टेप बताए गए हैं, एक बार आप उनको देख लीजिएगा। फिर आप लोगों ने, क्योंकि हमारा बैच तो यहीं पर चलेगा एप्लीकेशन में, सबसे पहले आपने कुमार एडुटेनमेंट हमारी एप्लीकेशन को रजिस्टर करना है। उसके बाद में देखो आपके सामने थंबनेल बन के आएगा कि 15 मई से हमारा हिंदी साहित्य का वैकल्पिक विषय शुरू होता है, जिसकी वैलिडिटी 1 साल तक है। ठीक है, उसके बाद में आप अगले स्टेप पे जाएंगे, यहाँ बाय नाउ पे करेंगे, पे ऑनलाइन करेंगे और आपके सामने यूपीआई कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, जो आप प्लेटफॉर्म यूज करते हैं पेमेंट के लिए, वो सारे के सारे आपके सामने हैं। फीस केवल और केवल 499 है। समझ में आ गई बात? इसी 499 फीस में आप लोगों का पूरा 1 साल के लिए हिंदी साहित्य का वैकल्पिक विषय आप लोगों के लिए रहेगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब आज की वीडियो पे चर्चा करते हैं। इससे पहले आप लोगों को बता दिया गया है कि आप हमारी एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं। सबसे पहले आप जानते होंगे, क्योंकि वैकल्पिक विषय में तो पहुंचेंगे बाद में, पहले आपको हल्का सा यूपीएससी का जो पैटर्न है, जो एग्जाम कराते हैं, उसका पैटर्न का पता होना चाहिए। जैसे सबसे पहले आप जानते हैं कि भाई हम यूपीएससी में सबसे पहले 3 भाग होते हैं। पहला प्रीलिम्स है, दूसरा है मेंस और तीसरा पार्ट होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू 275 नंबर का होता है। और जो प्रीलिम्स, इसको आप आसान भाषा में प्री कह देते हैं, प्री कहते हैं, मेंस कहते हैं, फिर आपका इंटरव्यू आता है। और प्रीलिम्स जो होता है इसके भी 2 पार्ट हो जाते हैं, एक तो आपका जीएस होता है और दूसरा आपका होता है सी सेट का एग्जाम। सी सेट का एग्जाम केवल और केवल क्वालिफाई मार्क्स होते हैं, लेकिन जो जीएस के नंबर है ये आपको पहुंचाते हैं कहां पर, मेंस तक पहुंचाने में सहायता करते हैं। उसके बाद में जब आप मेंस में पहुंच जाते हैं तो मेंस आपका फिर से 3 भागों में बढ़ जाता है। सबसे पहला ये होता है क्वालिफाई नेचर का होता है भाषा। भाषा में भी 2। सबसे पहले तो आपने अंग्रेजी भाषा को, इंग्लिश लैंग्वेज का चयन करना ही करना है, ये तो कंपलसरी है। लेकिन उसके बाद में जो दूसरी भाषा आती है, दूसरी भाषा के रूप में आपके जो 22 भाषाएं हैं संविधान में, उनमें से आप किसी भी भाषा का चयन करते हैं। मान लीजिएगा, सपोज करते हैं कि यहां पर आपने किस भाषा का चयन कर लिया है, हिंदी भाषा का चयन कर लिया है। उसके बाद जो आपके सामने जीएस का पार्ट है, जीएस 5 भागों में डिवाइड होता है। सबसे पहले आप इसमें लिखेंगे ऐसे, दूसरा आप पढ़ेंगे जीएस 1 पेपर देते हैं, जीएस का पेपर नंबर 2, जीएस का पेपर नंबर 3 और लास्ट में आपका आता है जीएस पेपर 4। हालांकि ये 2013 में जोड़ा गया था, जो कि आपका, इसका पूरा नाम होता है एथिक्स। ठीक है, 2013 में ये विषय जोड़ दिया गया था। उसके बाद में आपका पेपर आता है वैकल्पिक, जिसे आप ऑप्शनल सब्जेक्ट भी कहते हैं। एक बात समझिएगा, पूरा का पूरा जो यूपीएससी का सिलेबस होता है सबके लिए समान होता है। जो भी आपका एग्जामिनर होता है सबके लिए, जितने भी आपके कंपटीटर होते हैं, जितने भी एग्जाम देने वाले बच्चे होते हैं, सबके लिए पूरा का पूरा सिलेबस समान होता है। लेकिन आपको सिर्फ एक चीज का चयन का मौका मिलता है, किसका? वैकल्पिक विषय जो है, इसको चुनने का अवसर प्राप्त होता है। और जब आपको चुनने का अवसर मिला है तो आप उस विषय को चुनिए जो आपके लिए बेस्ट हो। इसमें भी अगर मैं आपके सामने आगे बढ़ता हूं तो देखिएगा, अगर ऑप्शनल की भी बात करता हूं तो वैकल्पिक विषय या ऑप्शनल कह लीजिएगा, इस ऑप्शनल के भी 2 खंड होते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2। ठीक है,
इसका खंड 1 कह लीजिएगा, ये आपका खंड 2 है, और हर एक खंड जो है वो भी आपका 2-2 भागों में बटा होता है। इधर जो आपका खंड 1 है वो भी 2 भागों में बटा है, इसी तरह से खंड 2 है ये भी 2 भागों में बटा होता है। और हर एक खंड में एग्जाम के समय 4-4 क्वेश्चन होते हैं। मान लीजिएगा यहाँ क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ सेकंड खंड जो है ये 5, 6, 7, 8, ये 8 क्वेश्चन आप लोगों के सामने पेपर में आते हैं। अब इसमें से आपने करने हैं केवल और केवल 5 क्वेश्चंस। इन 8 में से आपने करने कितने हैं? केवल 5 क्वेश्चंस करने। 5 क्वेश्चन में भी कंपलसरी, यहां खंड 1 का पहला क्वेश्चन कंपलसरी, या खंड 2 का 5वां क्वेश्चन, यानी कि दोनों खंड का पहला प्रश्न आपने करना जरूरी है, जो आपका पहले 5वें क्वेश्चन के रूप में रहेगा। बाकी बचे आपके 3 क्वेश्चन, और 3 क्वेश्चन में से आप ने किसी भी एक खंड में से कम 1 क्वेश्चन का तो चयन करना है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि तीनों के तीनों इसके ले लिए, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपने कम से कम 1 क्वेश्चन जो है वो दोनों पार्ट में से लेना जरूरी है। तो इस प्रकार से हर एक खंड के 5-5 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये वैकल्पिक विषय तक पहुंचने का मैंने आपको सीढ़ी बताई है। अब हम बात करते हैं कि भैया हमारे वैकल्पिक विषय का महत्व क्या है। भाई अभी तक तो मैंने केवल आपको वो पैटर्न बताया, वो तरीका बताया जो आप लोगों को सबको पता था कि हम ऐसे ऐसे प्री करेंगे, प्री के बाद मेंस में पहुंचेंगे, मेंस को ऐसे ऐसे बांटते हैं, और इसमें वैकल्पिक विषय तक पहुंचाया है। लेकिन अब सुनिएगा, अब वैकल्पिक विषय के बारे में, क्योंकि जब आपको मैंने अभी अभी कहा कि यदि आपको चुनाव का अवसर मिला है तो आप उस विषय को चुनिएगा जो आपका बेस्ट है, जिसमें आप बेस्ट दे सके। तो अब हम बात करते हैं वैकल्पिक विषय के महत्व के बारे में। पहली बात तो आप समझिएगा कि आपको मिला है चुनने का अवसर। अब आप मुझे एक बात बताइएगा, यदि आपको पूरा सिलेबस सबके लिए समान है और चुनाव का अवसर दिया जाता है, तो आप किस विषय को चुनना पसंद करते हैं? आप उसी विषय को चुनना पसंद करते हैं जिसमें आप अपना 100% दे सके, जिसमें आप ज्यादा से ज्यादा पोटेंशियल इस्तेमाल कर सके, जिसमें आप ज्यादा से ज्यादा अपने शक्तियों का पूरा इस्तेमाल करके उसी यूपीएससी का एग्जाम युद्ध के समान है, उसको जीत सके, उसी का आप चयन करेंगे। तो सबसे पहली बात है कि केवल एकमात्र ऐसी जगह है यूपीएससी एग्जाम में जिसमें आपको चुनने का अवसर मिला है। और यदि आप समझिएगा, यदि लड़ाई हो रही है और आपको हथियार चुनाव का अवसर मिले, तो आप छोटे मोटे हथियार का चुनाव ना करें। क्यों? क्योंकि यूपीएससी का सिलेबस अथाह सागर है, अथाह समुद्र के समान है। उसमें से आपको छोटी सी चीज का चुनना पड़ेगा, तो आप वो चीज चुनेंगे जो आपके लिए बेस्ट हो। समझ में आई बात? तो इस विषय का महत्व यही है कि जो आपकी सफलता में सहायक हो। आप एक बात को सोच के चलना, जो आपकी सफलता में सहायक हो, आप उसी विषय को चुनेंगे जो आपकी सफलता में सहायक हो। अब हम बात करते हैं आगे चलो कि हिंदी साहित्य विषय, अगर आपने वैकल्पिक विषय के रूप में हिंदी साहित्य को चुन लिया है तो उसके पीछे रीजन क्या है, उसके पीछे क्या क्या कारण है कि आप हिंदी को ही बेस्ट कहें। मैं कह रहा हूं हिंदी बेस्ट है, लेकिन क्यों? उसके पीछे कोई ना कोई, क्योंकि आप जब एग्जाम देते हैं ना, तो हर पक्ष को आप देख करके एग्जाम तक पहुंचते हैं। मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहली बात, भाई इसका जो विषय है, इसका जो सिलेबस है वो छोटा है। हिंदी साहित्य का सिलेबस जो है वो छोटा है। छोटा होने के साथ हम ये कह सकते हैं कि सर इसका सिलेबस जो है वो आपका सीमित है। पहली बात है कि आप अगर ईमानदारी से 4-5 महीने अगर आप अपने आप को दे सकते हैं, तो आपका ये विषय, वैकल्पिक विषय, बढ़िया तरीके से मजबूत हो जाएगा। हम फिर भी इस बैच में हम आपको 1 साल का टाइम देंगे कि ये जो आपका सिलेबस है ये आपका छोटा है, ये आपका सीमित है। और जब सीमित सिलेबस होता है तो इसको आप आसानी से पढ़ सकते हैं। दूसरी बात, ये विषय आपका रुचिकर है। अब आप कहोगे सर रुचिकर मतलब इंटरेस्ट। भाई ये आपका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट ऐसा क्यों है कि ये इंटरेस्टिंग है? भाई देखिएगा, हिंदी साहित्य जब आप पढ़ोगे तो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। मैं अभी आपको सिलेबस में भी दिखाऊंगा, एक गद्य पार्ट, एक पद्य पार्ट। जब आप गद्य पद्य दोनों को मिक्स करके पढ़ेंगे तो आपको पद्य पढ़ने में तो वैसे ही इंटरेस्ट आता है। ठीक है, तो ये रुचिकर विषय है। तीसरी बात है कि इसके नोट्स आसानी से मिल सकते हैं।
इसका मैटर मैं आप लोगों को इतना अच्छा प्रोवाइड कराऊंगा कि आप निश्चिंत रहिएगा। तो हम समझेंगे, छोटा है, सीमित है, रुचिकर है नोट्स बनाने। और तीसरी बात मैंने अभी अभी बताया आप लोगों को सिलेबस में ही, सिलेबस में क्या बताया कि सर हमने यहां निबंध लिखना पड़ेगा, हमने यहां ऐसे भी लिखना पड़ेगा। और यदि आप लोग ये बताइएगा, अगर आपने ऐसे भी लिखना पड़ेगा तो क्या ये आपका ऐसे लेखन में सहायक है कि नहीं? भाई आपने निबंध लिखना है, हिंदी साहित्य के विषय को चुनेंगे तो ऑटोमेटिक निबंध लेखन जो है वो आपका मजबूत बनेगा। अगली बात क्या है कि आप समझो, हमने कहा कि सर भाषाएं चुनी थी। अभी अभी मैंने आपके सामने कहा कि जब आपका मेंस का पेपर होगा तो आप क्वालिफाइंग नेचर के तौर पर 2 एग्जाम देते हैं, एक आपका अंग्रेजी, एक आपका हिंदी। अगर आपने वैकल्पिक विषय में, ऑप्शनल में अगर आपने हिंदी को चुन लिया है तो क्या ये आपकी भाषा वाले मेंस में जो आप एग्जाम दोगे उसमें भी सहायता करेगा कि नहीं? बिल्कुल करेगा। तो आप ये बात भी कह सकते हैं कि सर ये आपका भाषा वाले पेपर में सहायक है। ठीक है, भाषा पेपर में भी सहायक हो गया। अब एक बात समझो, मेरा मानना ऐसा है कि लगभग बच्चों का 80% तो कम से कम हमारा सबका बैकग्राउंड हिंदी होता है। और अगर हमें हिंदी हमारा बैकग्राउंड मिल जाता है तो सोने पे सुहागे वाली बात है। समझ में आ गई? तो ये हमारा बैकग्राउंड जो है, हमारा बैकग्राउंड हो गया है मेरे भाई हिंदी का, तो ये हमारे लिए ये सहायता करेगा। अगली बात क्या है कि आप, मैंने कहा अभी अभी कि 4 से 5 महीने में तैयारी कर सकते हैं पूरी। तो अगर कोई नया बच्चा है जो पहली बार हिंदी विषय को पढ़ेगा वैकल्पिक के तौर पर, वो भी इस विषय की आसानी से तैयारी कर सकता है। 4-5 महीने आपने देने हैं, आसानी से आपका पेपर तैयार हो जाएगा। कम समय में आपको इसकी तैयारी हो जाएगी। दूसरी बात, भाई हमारा एग्जाम चेक करेंगे, एग्जामिनर आकर के हमारा एग्जाम चेक करेंगे। अब आप समझो, अगर मान लो आपने वैकल्पिक के विषय में हिंदी को चुन लिया है और आपने जो एग्जाम चेक करने वाले हैं उनका भी बैकग्राउंड हिंदी रहा है, तो हम ये कहेंगे कि सर हर व्यक्ति का क्षेत्रीय भाषा के प्रति लगाव होता है। एग्जाम चेक करने वाले का बैकग्राउंड तो लगभग हिंदी है ही, आपका बैकग्राउंड भी हिंदी है, तो क्या क्षेत्रीय भाषा के प्रति लगाव वाली बात भी उसके मन में आएगी कि नहीं? और एक बात समझो, बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिसमें आप सोचकर नहीं लिख सकते। मान लीजिएगा कोई क्वेश्चन आया, जैसे मैंने अभी बताया पहला 5वां प्रश्न करना अनिवार्य है। कई बार ऐसा प्रश्न आ जाता है जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं होती है। अगर जानकारी नहीं है तब भी हिंदी एक ऐसा विषय है, जानकारी न होने पर भी आप बहुत अच्छा उसमें लिख लेते हैं। ठीक है ना? और आप समझिएगा, ऐसे में बहुत सारे बच्चों के नाम बताऊंगा कि जिनको कम जानकारी होते हुए भी उस पर लिख पाए, क्योंकि हिंदी एक ऐसा विषय है जिस पर आप लिख सकते हैं। और ऑप्शनल में तो नंबर लिखने के ही मिलते हैं, आप जानते होंगे ये बात। ठीक है, तो ये बात आपने समझनी है। दूसरी बात है कि हिंदी साहित्य है, इसमें आप ऐसा देखिएगा बहुत सारे ऐसे विषय मिलेंगे जिसमें हर बार अपडेट होती रहती है। हिंदी साहित्य में अपडेट नहीं है। जो पहले कबीरदास जी ने, तुलसीदास जी ने, सूरदास जी ने, जिन्होंने लिखा है वो चीजें तो फिक्स है, वो तो बार बार अपडेट होने की संभावनाएं कहाँ है? तो हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय के रूप में आप चुनेंगे तो इसमें भैया अपडेट की चिंता है ही नहीं कि भैया अपना सिलेबस बार बार अपडेट होगा। तो ये सारी बातें जान करके आप कह सकते हैं कि सर हिंदी विषय को ऑप्शनल चुनने में सबसे ज्यादा हमें लाभ मिलता है। लेकिन इतने में बात नहीं बनेगी। हिंदी विषय में अगर 2013 से लेकर के अब तक के देखोगे, 2013 से लेकर के अब तक के आप अगर देखोगे तो सबसे ज्यादा अंक आपको हिंदी विषय में मिले हैं। वैकल्पिक के तौर पर जब आप हिंदी विषय को चुनते हैं तो सबसे ज्यादा अंक हिंदी में ही मिले हैं। यही हमें चाहिए। हमारी लड़ाई केवल अंकों की है, हमें ज्यादा से ज्यादा क्या चाहिए? अंक चाहिए। अब आप कहोगे सर कैसे? तो इस बात पे भी चर्चा करता हूं। देखिएगा, मैंने कहा कि सर सबसे ज्यादा अंक हिंदी विषय में मिलते हैं। अब आप इस बात को जाकर के प्रमाणित तौर पर सुन लेना। मैं आपसे आंकड़े पेश करता हूं 2013 से लेकर के अब तक के आंकड़ों की बात कर रहा हूं। अब तक 2013 से लेकर के अब तक के अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो भैया जितने भी सारे विषय हैं, जितने भी आपके सारे विषय हैं, सभी विषयों की बात कर रहा हूं मैं। अभी आपको दिखाऊंगा अभी कौन कौन से विषय आते हैं। सभी विषयों की अगर मैं बात करता हूं
तो हाईएस्ट नंबर 290 से मिलाकर के से लेकर के 312 अंक तक है। हाईएस्ट नंबर आप 2013 से लेकर के 2020, 21, 22 तक की मैं बात करता हूं। तो ये आप बता सकते हैं, आप हमारी वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं अगर आप लोगों को इनसे ज्यादा नंबर मिले तो। सभी विषयों में, हिंदी को छोड़ करके जितने विषय बचे हैं आपके ऑप्शनल में, उनमें हाईएस्ट नंबर 290 से लेकर के 312 अंक मिले हैं। लेकिन आपको जानकर के बड़ी खुशी होगी कि हिंदी साहित्य जो है, हिंदी साहित्य का जो है, इस हिंदी साहित्य में हाईएस्ट नंबर 344 अंक है। अब आप सोचिए, हाईएस्ट 312 और 344, यानी कि लगभग 32-34 नंबर का अंतर है। और भैया ये अंतर जो है इतना बड़ा है कि किसी को आसानी से आपको आगे तक, अगले पायदान तक पहुंचा सकता है। बताओ मैं गलत कह रहा हूं तो? बहुत सिंपल है, आप देखिएगा 344 नंबर हिंदी साहित्य में अब तक सबसे ज्यादा आए हैं। जो इनसे कहीं ज्यादा आगे है, 32 नंबर का फासला है। और ये फासला आप जानते हैं, एग्जाम जब आप देते हैं तो 1-1, 2-2 नंबर का इतना महत्व होता है। मैं 32 नंबर की बात कर रहा हूं। तो सबसे ज्यादा नंबर अभी तक हिंदी साहित्य में मिले हैं। आप फिर भी कहोगे सर कैसे? तो सुनो भैया, सबसे ज्यादा 344 नंबर प्रदीप कुमार द्विवेदी 2018 बैचमेट था, इनके मिले 344 सबसे ज्यादा। उनके बाद अगर बात करते हैं, 326 भानु प्रताप सिंह के मिले हैं, 320 अभिलाष जी के मिले हैं, 315 गंगा सिंह, 313 निशांत जैन। और ये वो सारे नंबर हैं जो आपके अन्य विषयों के जो सबसे हाईएस्ट है, इन सबसे ज्यादा, कहीं ज्यादा है। बताओ है कि नहीं? और भी अगर मैं इसके आगे बात करता हूं तो हिंदी साहित्य में 300 के आसपास अभी तक लगभग 300 के आसपास अभी तक लगभग 30 विद्यार्थी है, 30 स्टूडेंट्स हैं जिनको 300 के आसपास नंबर मिले हैं। तो आप समझिएगा सारा खेल जो है वो आपका नंबर का है, अंकों का है। और हिंदी साहित्य ऐसा विषय जो आपको नंबर भर भर के देता है, ठीक है कि नहीं? उसके बाद आगे चलते हैं। ये मैंने आपको बता दिया। हाँ, अब आपके सामने ये वो टॉपिक है जो यूपीएससी ऑप्शनल सब्जेक्ट में चुन सकते हैं। इन सारे टॉपिक जो हैं, ये सारे के सारे टॉपिक वे टॉपिक हैं जिनमें अभी तक आप 290 से लेकर के 312 नंबर तक आप हाईएस्ट लेकर के आए हैं। हिंदी को छोड़ दें तो हिंदी में 344 2018 भानु प्रताप सिंह को मिले हैं। ठीक है, आगे चलता हूं। ये वो विषय है जो आप भाषा के रूप में आप ले सकते हैं। भाषा के रूप में जैसे असमिया, बंग, मैंने बताया ना, जो संविधान में हमारी भाषाएं हमें मिली हुई है, उन भाषाओं में से सारी की सारी भाषाएं आती है। जिसमें मैं आपको किसकी बात कर रहा था? मैं आपके सामने हिंदी की बात कर रहा था। और हिंदी साहित्य में सबसे ज्यादा भर भर के नंबर मिले हैं। समझ में आ गई मेरे भाई बात? अगर समझ में आ गई है तो अब चर्चा करते हैं कि सर ये विषय कौन ले सकता है, ये विषय कौन ले सकता है? आप आसान समझो, वैकल्पिक विषय के रूप में कोई भी बच्चा विषय, इस विषय का चयन कर सकता है। यानी कि जो अच्छा लगे, जिसको अच्छा लगे, कोई भी जिसको अच्छे, इसका बैकग्राउंड नहीं देखना कि सर मेरा तो हिंदी बैकग्राउंड है नहीं, मेरा तो टेक्निकल बैकग्राउंड है, मेरा तो हिस्ट्री का बैकग्राउंड, मेरा तो ये है वो है, नहीं। कोई भी बच्चा आप वैकल्पिक विषय के रूप में इस विषय, हिंदी विषय का चुनाव कर सकता है। अगर मैंने अभी कहा कि प्रदीप कुमार के 344 अंक मिले थे, अभी कहा 2018 बैचमेट, जिसके ना बैचमेट कह रहा हूं, 2018 बैच का लड़का जिसके 344 नंबर मिले हैं वैकल्पिक विषय के रूप में, उसका खुद का बैकग्राउंड नहीं था, वो खुद इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। आप समझिएगा, वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है तो उसका हिंदी बैकग्राउंड है ही नहीं। और आप इस बात से समझ सकते हैं कि उसके लिए हिंदी विषय को चुनने के लिए कोई बैकग्राउंड की आवश्यकता नहीं है। जिसका मन करे वह आप हिंदी विषय का चुनाव कर सकता है। बस ये बात समझिएगा कि आपको हिंदी अच्छी प्रकार से लिखनी आती हो। वर्तनी में सुधार हम करा लेंगे, बस आपको हिंदी बोलनी आती हो, हिंदी लिखनी आती हो, हिंदी की जरा सी समझ हो,
बाकी हम उसमें लेखन में, वर्तनी में सुधार अपने आप करा लेंगे आपसे, ठीक है। और हाँ, अगर आपका बैकग्राउंड हिंदी है तब तो सोने पे सुहागा है ना, तो ये बात आप समझेंगे। अब मैं आपसे चर्चा करता हूं हिंदी का पाठ्यक्रम। चलो भाई, हिंदी के पाठ्यक्रम की ओर बात कर लेता हूं। ये आप लोगों के सामने हिंदी का पाठ्यक्रम, जिसमें क्या लिखा है, देखो हिंदी का जो पाठ्यक्रम है 2 भागों में बटा होता है। सबसे पहले खंड क, हिंदी भाषा, नागरी और लिपि का इतिहास। गद्य पद्य 2 अलग अलग भाषाओं में, 2 अलग अलग पार्ट में, खंड में होता है। तो ये पहला खंड है हिंदी भाषा नागरी लिपि का विकास, जिसमें आपको क्या पढ़ना पड़ेगा कि हिंदी में अवहट्ट, प्रारंभिक हिंदी, व्याकरण, ब्रज भाषा, अवधि साहित्यिक भाषा के रूप में, अमीर खुसरो, संत साहित्य, रहीमदास, इन कवियों के बारे में, थोड़ा सा 19वीं शताब्दी में खड़ी बोली, नागरी लिपि का विकास हुआ, वो सब बातें पढ़ेंगे। थोड़ी सी संघ की भाषा के रूप में ये सब बातें पढ़ेंगे। इसी में दूसरा पार्ट आता है जो आपका मेन पार्ट होता है, जिसे हम कहते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास भी यूपीएससी ने सिलेबस में पूरा टू द पॉइंट दिया हुआ है कि किस किस को पढ़ना है, किस किस को नहीं पढ़ना है, ठीक है। जैसे इसमें दे दिया कि भैया इसमें 4 कालों की साहित्यिक प्रवृत्तियां पढ़नी है। आदिकाल, इसमें सिद्धकाल, नाथकाल, रासो साहित्य। कवि भी बता दिया, आप चंद्रबरदाई पढ़िए, आप खुसरो पढ़िएगा, आप हेमचंद्र पढ़िएगा, आप विद्यापति को पढ़िएगा। उसमें बता दिया भक्ति काल में संत काव्य धारा, सूफी काव्य धारा, कृष्ण भक्ति और तुलसीदास, सूर, जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी, इनको पढ़िएगा। पूरा सिलेबस टू द पॉइंट दिया हुआ है। उसके बाद आगे चले, बिहारी, पद्माकर, घनंद को पढ़ना है, केशवदास को रीतिकाल में पढ़ना है, उसकी ये सारी बातें हैं। अगर मैं बात करता हूं कथा साहित्य पढ़ना है, उपन्यास, ये सब पढ़ना है, नाटक पढ़ना है, आलोचनाएं पढ़नी है। अब ये आपके सामने सेकंड प्रश्न पत्र है। मैंने बताया ना 2 भाग होते हैं, पहला और दूसरा। तो पहले के बारे में तो हमने गद्य पढ़ना है, दूसरा है आपका पद्य भाग। ये और भी इंटरेस्टिंग है, इसको पढ़ेंगे तो आप और भी आनंद आएगा आपको। बता दिया पद्य साहित्य कौन कौन से पढ़ने, कबीरदास आरंभिक 100 पद पढ़ने हैं, सूरदास भ्रमर गीत के पढ़ने हैं, रामचरितमानस का सुंदरकांड पढ़ना है, जायसी पढ़ने हैं, बिहारी, मैथिली, शरणगुप्त, जयशंकर प्रसाद, निराला, दिनकर, अज्ञेय, मुक्ति बोध और नागार्जुन, इनके बारे में आपने पढ़ना है। टू द पॉइंट है सारा का सारा। इसमें भी भारतेंदु, मोहन राकेश, रामचंद्र शुक्ल, निबंध निलय, ये सब ये आपने पढ़ने हैं, ठीक है। ये आपका इतना सा सिलेबस है, तो बहुत ज्यादा भी नहीं है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि सर ईमानदारी से अगर आप 4 से 5 महीनों की अगर प्रैक्टिस करते हैं, 4 से 5 महीने अगर आप ईमानदारी से अपने आप को देते हैं, तो इस विषय से पार पाया जा सकता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अगर मेरी बात समझ में आ गई है तो अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। कैसे? क्योंकि अभी इस विषय के पाठ्यक्रम पे चर्चा हुई है, अभी हम आगे चर्चा, हाँ हिंदी का मैंने अभी अभी बताया, हिंदी साहित्य का पाठ्यक्रम वैकल्पिक हिंदी विषय के रूप में क्या रहेगा, 2 खंड होते हैं, ये सभी खंडों के साथ है। पहला और 5वां प्रश्न करना अनिवार्य है, बाकी ये जो है इनमें से एक को अवश्य चुने। टोटल करने हैं कितने? 5 क्वेश्चन आप लोगों के लिए करना है, बता रखा है। पहला और 5वां प्रश्न जो है वो आपका अनिवार्य है, 5 प्रश्न आपने अवश्य करने हैं। समझ में आ गई बातें? आगे चलता है। अब हमारी रणनीति क्या है आप लोगों के सामने? हमारी रणनीति है कि हर टॉपिक का गहराई से करेंगे अध्ययन। हमारी रणनीति है कि हम भैया करेंगे गहराई से हर एक चीज का, हर एक पक्ष का गहराई से करेंगे अध्ययन। पहली बात, हर एक खंड का हम पूरी तरह से करेंगे विश्लेषण, ताकि कोई चीज आपसे न छूट जाए। हम एक बात समझना, क्योंकि यूपीएससी जो है वो लेखन पर ध्यान देता है, तो हमारा काम ये रहेगा कि जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया जाए, जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया जाए, उसी लिखे, उसी पढ़ाए हुए टॉपिक में से थोड़ी सी बातें आपको लिखने के लिए भी दी जाए। तो आपको केवल पढ़ाने पे फोकस नहीं किया जाएगा, आपको लेखन पर भी ध्यान देना है, वो भी हम तैयारियां करवाएंगे। और एक बात समझना, लिखने की एक खास बात यह है कि जब भी किसी कवि के बारे में लिखें तो आप उसकी 1-2 लाइनें जरूर लिख दें। समझ में आ गई? जैसे किसी कवि के बारे में लिखने लगे तो उसकी 1 आधी लाइन आ गई। बिहारी के बारे में लिखना है, कह दो कि सर नहीं पराग, नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली में ही बिंध्यो आगे कौन हवाल। तो आप जब भी किसी के बारे में लिखेंगे तो लिखते समय आप उसकी कुछ कोटेशन, उसकी पंक्तियां जरूर लिख दें, ताकि आपके को पढ़ने वाला
आपके उत्तर को पढ़ने वाला और भी मन लगा करके पढ़ने का मतलब क्या, अगर उसको इंटरेस्ट बढ़ेगा तो नंबर भी तो ज्यादा देगा भाई। हमारा अरे पूरा खेल नंबर का ही है। आगे चलिएगा, हम इसके साथ में आपकी हैंडराइटिंग में सुधार का भी काम करेंगे। भाई जब आप लिखने का है ऑप्शन पहले, इससे पहले पढ़ा था हमने, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पेपर में अंतर होता है, तो लेखन लिखाई में भी सुधार करने का हम प्रयास करेंगे आपसे। 2013 से लेकर के जब से विषय अलग हुआ है से लेकर के अब तक की सभी बातों पर हम अच्छी तरह से चर्चाएं करेंगे, ठीक है कि नहीं। ये बात आप लोगों के सामने आ गई है। तो ये हिंदी साहित्य के विषय का बैच था जिसके बारे में मैंने आपको जानकारियां दी हैं, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुई है, थोड़ी सी जानकारी और बची हुई है हमारे सामने। अगर आपको लगे कि सर ये आपका बैच अच्छा है, आपको बढ़ाना, हमें इस बैच को ज्वाइन करना है, बता चुका हूं करना क्या है। सबसे पहले कुमार एडुटेनमेंट एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, रजिस्टर करना है, क्योंकि अगर आप लोगों उसको ज्वाइन नहीं किया है, अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो सबसे पहले रजिस्टर करोगे, और अगर कर रखा है तो आप जानते हो आप लॉगिन करेंगे। स्टेप 2 पे आपके सामने ये लिखा मिलेगा, इसमें जाइएगा, हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय आप जाइएगा। 15 मई से शुरू हो रहा है। कब से शुरू हो रहा है बैच? 15 मई से शुरू हो रहा है, और ये बैच 1 साल की वैलिडिटी के साथ केवल और केवल 499 रुपए में है। ध्यान रखिएगा, केवल 499 रुपए में आपको ये 1 साल का पूरा कंप्लीट बैच मिलने वाला है। तीसरे स्टेप पे आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने पूछेगा पे ऑनलाइन। ऑनलाइन आप किसी भी माध्यम से कर सकते हैं पेमेंट, और पेमेंट करते ही आप इसमें हमारे साथ, कुमार परिवार के साथ, कुमार एडुटेनमेंट फैमिली के साथ अगले 1 साल के लिए इस बैच में रजिस्टर हो जाएंगे। अब आप कहोगे सर ये बैच तो ले लें, लेकिन इस बैच को लेने के फायदे क्या है, कहां कहां ये हमारे काम आएगा? तो ये जो आपका बैच है, देखिएगा, ये आपका हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय नेट जेआरएफ में हूबहू आता है, सेम टू सेम सिलेबस है, आप निकाल के देख लीजिएगा। टीजीटी पीजीटी, किसी भी राज्य की टीजीटी पीजीटी परीक्षा देंगे, हिंदी साहित्य का इतिहास आता है, हूबहू वही आएगा जो हम आपको पढ़ाएंगे। आप आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी की तैयारी, एचपीएससी, एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, आप लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी राज्य के लेक्चरर की, आप डीएसएसबी, टीजीटी, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, आप सेट जो हर राज्य में कराया जा रहा है आजकल, आप इनमें से किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप हमारे इस बैच को ले सकते हैं, ताकि आप लोगों के हिंदी साहित्य की तैयारी पूरी करी जा सके। तो मेरे हिसाब से इस बैच की जानकारी आपको मिल चुकी है। बार बार बता चुका हूं कि बैच 15 मई से इवनिंग में शुरू हो रहा है। पहली क्लास 15 मई 2024 से आप लोगों के बीच में आएगी। आपको शायद इस बैच को हम, आपके जो उम्मीद है, क्योंकि इससे पहले भी हमने आपकी उम्मीदों पर हम खरे उतरे हैं, और ऐसा ही काम हम एक बार फिर से करने वाले हैं। भरोसा रखिए, आपको आनंद आने वाला है। फिर मिलता हूं बैच में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।